हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यानली पॉइंट यूट्यूब चैनल। विद्यानली पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का जो मॉडल पेपर आया ऑफिशियल बिहार बोर्ड से 2021 एग्जामिनेशन के लिए, उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ सोल्यूशन नहीं करेंगे, इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी करूँगा कि इसका आंसर ये क्यों होगा, ये क्यों होगा, इसका आंसर A B C D चाहे जो भी होगा, इसका मैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करूँगा। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन है और 80 क्वेश्चन में से देखते हैं आप लोग कितना सही कर पाते हैं। और तो आप लोग भी इसका आंसर बताते रहना और अपने मन में सोचते रहना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है ना, किस दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसको याद करने के लिए इसमें अक्सर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, तो इसका इंग्लिश में याद करा देता हूँ। देखो, अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव मिरर और उत्तल को बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ये जो एक्स लिखा है ना, उसको इधर कर दो तो ये प्लस की तरह हो गया ना, तो यानी कन्वेक्स मिरर को हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होगा, तो कन्वेक्स मिरर की फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी और कनकेव मिरर की निगेटिव होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो एफ बराबर जो होता है R/2 होता है। एफ बराबर कितना होता है, R/2। तो यहाँ भी इसका आंसर आ जाएगा ये। देखो, इससे एक और चीज़ क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है, एफ बराबर कितना, R/2। ये आप लोग अगर जानते हो तो इससे हमें ये पूछा सकता है कि फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की, फोकस दूरी वक्ता, आर को बोलते हैं वक्ता त्रिज्या, तो फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। या फिर इसको क्रॉस गुना कर देंगे तो 2F इक्वल टू 2F बराबर कितना हो जाएगा, R। तो वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होता है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समान दृष्टि की स्पष्ट न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी जो होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर की। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर की। और अनंत दूरी, मैक्सिमम दूरी, ठीक है, अधिकतम दूरी जो आ जाएगा वो अनडिफाइन आ जाएगा, इन्फिनाइट भी कहते हैं, कुछ लोग इसको अनंत भी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, श्वेत प्रकाश में कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। ठीक है, तो आपको पता होगा जब प्रिज्म से होकर व्हाइट कलर गुजरता है तो वो 7 रंग में विभक्त हो जाती है, जिसको विबज्योर कहते हैं, VIBGYOR। और सबसे ऊपर लाल रहता है, तो लाल रंग जो होता है ना सबसे कम झुकता है और सबसे ज़्यादा झुकता है बैगनी रंग। इससे 3 क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। यहाँ पे इसमें पूछेगा सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल रंग का, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य नीचे वाले का, यानी सबसे ज़्यादा चमकेगा लाल रंग और सबसे कम बैगनी। ठीक है, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा उसका आवृत्ति सबसे कम होगा। अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसका होगा, तो बैगनी का, और सबसे कम आवृत्ति होगा लाल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मानव की आंख में रेटिना द्वारा बनाई गई छवि मतलब प्रतिबिंब कैसा होता है। तो मानव द्वारा रेटिना पर जो प्रतिबिंब होता है वो होता है वास्तविक और उल्टा। लेकिन हमारे आंख में, हमारे ब्रेन में पावर होती है, उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, सीधा देखने की पावर होती है, लेकिन वो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, तो आकाश का रंग नीला जो होता है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, मतलब ये जो होता है ना, सबसे ज़्यादा किस कलर की सबसे ज़्यादा पावर जो होता है ना स्कैटर करने, मतलब कलर को एब्जॉर्ब करने, अपनी ओर एब्जॉर्ब करने की, मतलब अवशोषित करने की सबसे ज़्यादा पावर किस में होता था, सबसे कलर ज़्यादा अवशोषित होने की पावर करने की प्रवृत्ति होती है ब्लू। तो सबसे ज़्यादा ब्लू कलर अवशोषित होती है, इसलिए हमें आकाश का रंग नीला होता है। देखो, यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल भी नहीं लगाना, प्रकाश का प्रकीर्णन आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो इसका आंसर आ जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। आप रोगी के नाक कान मुंह इसको देखने के लिए किया जाता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करेगा ताकि हमें छोटी छोटी जो दाढ़ी रहेगी उसको हम देख पाएंगे, इसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। उत्तल दर्पण का उपयोग आप लोग जानते हैं गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा लेंस। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे अवतल लेंस। देखो, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा लेंस आ जाएगा, तो इसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको एक मैट्रिक बताता हूँ। ठीक है, एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट, ठीक है, एक होता है दूर। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, देखो दो लेंस होते हैं। ठीक है, एक होता है अवतल लेंस, अवतल, और एक लेंस होता है कौन सा, उत्तल लेंस। ठीक है, सॉरी,
दो लेंस होते हैं, एक होता है निकट, मैं आपको याद करवा दूंगा अभी, निकट, और एक होता है दूर। ठीक है, एक दो लेंस आता है हमारे पास, एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम अ बचपन में सीखते हैं तो पहले को क्या सीखते हैं, अ या उ, तो पहले अ सीखते हैं, तो यानी निकट दृष्टि दोष को हम उत्तल लेंस से सही करेंगे और दूर दृष्टि दोष को हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस से सही करेंगे। अब आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। और इसको मैं और क्वेश्चन बता देता हूँ, इससे रिलेटेड जो पूछा जा सकता है। देखो निकट दृष्टि दोष है ना, तो इसमें जो दोष रहेगा उसको देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में हम निकट की वस्तु को देख पाएंगे और दूर को नहीं देख पाएंगे। दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु को देख पाएंगे और निकट की वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या हो जाएगा। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है ना, एक निकट होता है और एक क्या होता है, दूर होता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष का कारण हो जाएगा निकट, ये फोकस दूरी से होता है। निकट दृष्टि दोष का होने का कारण है फोकस दूरी का कम हो जाना। निकट मतलब कम, फोकस दूरी का कम हो जाना, दूर दृष्टि में फोकस दूरी का अधिक हो जाना। तो इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। ठीक है, तो ये बताता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। वोल्टीमीटर जो सोच रहे हैं, वोल्टीमीटर वोल्ट को बताता है। ठीक है, वोल्टीमीटर वोल्ट को बताता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो इस नियम का प्रतिपादन जो किया था वो फ्लेमिंग ने किया था, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट, बच्चा पार्टी। ठीक है, तो 11 का आंसर हो जाएगा वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें देखो यहाँ पे कि निम्नलिखित में किसका संयोजन निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, तो ये एक श्रेणी क्रम द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है और समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान घटता है। देखो इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो दो प्रतिरोध है, एक 2 ओम का है और एक 3 ओम का है। ठीक है, अगर आपको कहेगा श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए तो इसका टोटल प्रतिरोध कितना होगा, तो 2 + 3 यानी टोटल प्रतिरोध हो जाएगा 5 ओम। देखो इसमें टोटल बढ़ गया ना, 2 और 3 से ये 5 हो गया। और इसी को कहेगा समांतर क्रम में जोड़ने के लिए, तो ये आपको ऐसे लिखना होगा 1/2 और 1/3, इसको प्लस कर लोगे 6 और 2 + 3 यानी ये आ जाएगा 5 और बट्टा 6। तो इसका मान घट गया ना, 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका वैल्यू। तो यानी समांतर क्रम में मान घटता है और श्रेणी क्रम में बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यहाँ पे देखो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होता है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है काल्पनिक होती है, काल्पनिक होती है, वास्तविक होती है, और यहाँ पे है वास्तविक काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चुंबक यहाँ है, एक चुंबक यहाँ है। ठीक है, और इसके बीच आप लोग जानते हो कि इसको नदी में लाएंगे तो यहाँ पे ये एक दूसरे को चिपकने की कोशिश करेगा और एक दूसरे को चिपके, तो क्या इस बीच में जो बल है आपको इसको देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो ना, यानी वो बल क्या होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है बच्चा पार्टी, अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, और मैं आपको हर एक चीज़ सिखा दूंगा कि यहाँ पे क्या कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट, अरे यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ये तो आपको याद रखना है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल के इक्वल होता है 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, कह रहा है नवीकरणीय ऊर्जा कौन सा है। नवीकरणीय ऊर्जा कहने का मतलब इनमें से कौन सा ऊर्जा है जिसको हम एक बार यूज कर लेंगे तो दोबारा यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा सौर ऊर्जा, क्योंकि सौर ऊर्जा को हम लोग एक बार यूज कर लेंगे तो हम दोबारा यूज कर सकते हैं। नाभिकीय ऊर्जा मतलब न्यूक्लियर एनर्जी होता है, एक बार हम यूज करेंगे तो उसको दोबारा नहीं यूज कर सकते। कोयला एक बार ख़त्म कर दोगे तो उसको लाखों वर्ष लग जाएंगे, तो इसको भी दोबारा नहीं करेंगे। प्राकृतिक गैस मतलब CNG LPG ये सब जो होता है ना, गैस एक बार खाना बना लेंगे तो दोबारा हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में ना अक्सर ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, और जहाँ जहाँ आपकी कन्फ्यूज हो गई वहाँ पे मैं कन्फ्यूजन को क्लियर करूँगा। ठीक है, कह रहे हैं कौन सा लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल उत्तल दोनों, इनमें से सभी बच्चे जानते हैं कि इसका आंसर A होगा या फिर B होगा। देखो कन्फ्यूजन करने के लिए, देखो एक क्या होता है अवतल, एक क्या होता है उत्तल। ठीक है, उत्तल। ठीक है, एक क्या होता है, दो चीज़ होता है, एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। ठीक है, अपसारी और अभिसारी। ठीक है, ध्यान रखना, इसको कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो अवतल उत्तल अपसारी। देखो यहाँ पे अ दोनों में है।
ठीक है, अ दोनों में है, इस दोनों में अ है ना कॉमन। ठीक है, देखो यहाँ पे भी प है, यहाँ भी है। पहले प सीखेंगे या भी सीखेंगे? तो पहले प सीखेंगे, तो प का मतलब क्या, अवतल लेंस। ठीक है, यानी पहले इसमें अ को मैच करेंगे, यानी अवतल लेंस को हम अपसारी से सेट करेंगे। नहीं समझ में आ गया? देखो अवतल और उत्तल। ठीक है, मेरी राइटिंग ऐसे बहुत ख़राब है। एक होता है अपसारी, अपसारी, ठीक है, और दूसरा है अभिसारी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों में अ है ना इसमें, तो यानी प और भ में देखना पहले कौन आएगा, तो प आएगा, तो यहाँ पे अ मैच कर लेंगे, तो प को अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस को अवतल कहते हैं और अभिसारी को उत्तल कहते हैं। अगर मैं अभी आपको जो याद कराया था उसको मैं पूछूं कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, अब बता दोगे अवतल लेंस, क्योंकि अ पहले आता है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन इस तरह से क्लियर करना है। कह रहा है प्राथमिक वर्ण कौन सा है, प्राथमिक कलर, प्राइमरी कलर कौन सा है। ठीक है, 3 कलर हमारा मेन होता है बच्चा पार्टी। ठीक है, लाल, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये मेरा 3 प्राइमरी कलर है। मैजेंटा, साइन और येलो, ये है मेरा सेकेंडरी कलर है। कह रहा है इसमें से प्राथमिक कलर कौन है, तो लाल, नीला, हरा, तो ये मेरा इसका आंसर रह जाएगा उपयुक्त सभी। अगर आपको सेकेंडरी कलर कहेगा तो मैजेंटा, साइन और येलो। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है बच्चा पार्टी, इतना एक्सप्लेनेशन आपको कोई नहीं करेगा, सिर्फ आंसर बता देगा। आगे केमिस्ट्री में भी आपको मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा और आपको मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा नृत्य का रंगीन भाग होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य का रंगीन भाग होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आइरिस। ठीक है, आइरिस। ठीक है, कुछ लोग कॉर्निया कहेंगे, कुछ लोग रेटिना कहेंगे। देखो रेटिना क्या होता है, रेटिना अपने आँख में जो एक काला सा होता है ना, उसको रेटिना बोलते हैं। और काला के बगल में जो चमकते चमकते रहता है, जिसमें इमेज वगैरह बनते रहती है। ठीक है, काला काला जो चमकते रहेगा। ठीक है, हाँ सभी लोगों का ये जो चमकते रहेगा, आप चाहे तो गूगल कर लेना। तो ये जो चमकते रहता है ना, उसको आइरिस करता है। तो ये हमारा आँख का कलर पार्ट जो होता है ना, वो आइरिस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। 1 हॉर्स पावर कितना वाट का होता है, तो यहाँ पे 1 हॉर्स पावर जो होता है ना, वो आपको पता होगा 1 हॉर्स पावर 746 वाट का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि मैग्नीफाइंग लेंस या फिर विशालक शीशा होता है। मैग्नीफाइंग लेंस मतलब ये अपने बचपन में स्कूल में लेके जाते होंगे एक लेंस, और बच्चा बोलते होंगे कि हम कॉपी को क्या कर देंगे, जला देंगे या फिर धूप लगा देंगे ऐसे करके। तो वो कौन सा लेंस होता है, तो वो होता है उत्तल लेंस। ठीक है, इसको याद करने के लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखो कोई भी चीज़ होता है ना जिसका पार्ट उठा हुआ होता है, वो होता है उत्तल लेंस, और पार्ट ढसा हुआ तो वो कहेंगे अवतल लेंस। उसको आप देखोगे ना तो वो चिपका हुआ नहीं होगा, वो उठा हुआ रहेगा, तो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, इस तरह से हमारे आँख देखो, आँख गोल है ना, तो ये उठा हुआ है, तो यानी हमारा आँख उत्तल लेंस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं जब चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। जैसे ये यहाँ से तार है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्रक में रहते हैं, एम्पियर घंटा का मात्रक क्या है। एम्पियर घंटा का मात्रक जो होता है, अगर सीधा एम्पियर होता तो एम्पियर का हो जाता है कितना, एम्पियर का हो जाता है कितना, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर है और घंटा का सेकेंड। लेकिन एम्पियर घंटा का ऐसा मात्रक जो होता है वो आवेश हो जाएगा, क्योंकि 36,000 कूलम या 3600 कूलम, 36,000 आई थिंक, मैं कंफर्म नहीं उस बात को लेके, इतना कूलम जाके ये 1 एम्पियर घंटा होता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। ठीक है, वाट पावर बराबर वर्क इंटू टाइम, तो जूल इंटू सेकेंड जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा, वाट जो वाट के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ये आंसर है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होगा, अभी बताया था आपको, एम्पियर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, देखो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस जो है ना, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर, यहाँ पे जो था सी, तो सी आ जाएगा आंसर। ठीक है, इससे अब एक चीज़ और बनती है, देखो आपको पूछेगा कभी ग्लोबल वार्मिंग और कभी पूछेगा ओजोन छिद्र। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो होता है ना, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, और ओजोन छिद्र के लिए होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया, तो ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी उपचयन अभिक्रिया। किसी में उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, किसी में जब ऑक्सीजन जुड़ता है ना, तो उसको हम लोग उपचयन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए C+O2, कार्बन में ऑक्सीजन को मिला दो, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो ये एक उपचयन अभिक्रिया। आप कहोगे हमारे शरीर में
भोजन का पचना, इसमें ऑक्सीजन कहाँ जुड़ रहा है? जब हम खाते हैं ना तो हम सांस नहीं लेंगे, उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगा ना, तब तक वो भोजन नहीं पचेगा। कभी देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड से मेरा भोजन पच गया था, ऐसा नहीं होता है। तो शरीर में भोजन का पचना क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे ये देखो कली चूना, देखो कली चूना, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है, चूना देखो ना चूना, ठीक है, मान लो ये चूना है और इसमें आपने जल डाल दिया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसमें हीट उत्पन्न होगा। तो जब हम हीट मतलब ताप बढ़ जाता है ना तो उसको बोलते हैं उष्माक्षेपी, और ताप कम हो जाएगा तो उष्माशोषी, ठीक है। तो यहाँ पे ताप बढ़ जाएगा तो उसको बोलेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी और शोषी पूछता है तो इसको मैं कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। देखो जब ताप बढ़ जाएगा तो उष्माक्षेपी और ताप कम हो जाएगा तो शोषी, ठीक है। याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ इसको अगेन। देखो उष्माशोषी मतलब क्या होता है? शोषी मतलब सोख लेना, यानी ताप को कम कर देना, ठीक है। यानी जहाँ पे ताप कम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे उष्माशोषी, और जहाँ पे ताप बढ़ जाएगा तो उसमें बोलेंगे उष्माशोषी छेपी, ठीक है। ताप बढ़, छेपना मीन्स फेंकना, ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि हम लोग जो सांस लेते हैं ना, जो सांस छोड़ते हैं, सांस जब छोड़ते हैं तो हमारा जो रिएक्शन है ना वो कौन सा रिएक्शन है? उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। आपके लिए कमेंट में ये रहा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे है कॉपर, Hg, Ag और U। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कॉपर होगा। इसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी याद करना होगा। सबसे ऊपर पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, यहाँ पे कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, जिंक होता है। तो कॉपर के नीचे जो होगा ना ये Hg आएगा, और Hg के नीचे आएगा चांदी और गोल्ड, और इसके बाद प्लेटिनम, ठीक है। ये सक्रियता श्रेणी याद करने के लिए मैंने, जो बच्चे मुझे अनअकैडमी पे देखते होंगे उनको पता होगा, मैं डेली अनअकैडमी पे 11 बजे पढ़ाता हूँ, तो आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं। वहाँ पे आपको मैं यहाँ से ज़्यादा कंसेप्ट कराऊँगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन को रिकॉर्ड करना है तो मैं ज़्यादा चीज़ें यहाँ नहीं बताता हूँ, लेकिन जितना होता है उतना आपको बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा पार्टी। कह रहा है कि चूना जल, चूना जल, लाइम वाटर यानी चूना जल, ठीक है। इसको चूना जल को ना एक बार हम इसको दूसरा नाम कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना। चूना जल का रासायनिक ये है ना बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है बच्चा पार्टी, यहाँ पे देखो एक दो चीज़ में करनी, एक चीज़ यहाँ पे एक होगा क्वेश्चन पूछेगा बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा चूना, ठीक है, और एक होगा अनबुझा हुआ, ठीक है, अनबुझा हुआ, ठीक है, अनबुझा हुआ, ठीक है। बुझा हुआ चूना मतलब इसमें पानी है, अनबुझा मतलब पानी नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे CaOH2, OH2 को आप इधर से पढ़ो तो ये आपको दिख रहेगा H2O की तरह, तो ये है बुझा हुआ चूना जिसको चूना जल कहते हैं। इसमें चूना भी है और जल भी है, ठीक है। और अगर पूछता हमें अनबुझा हुआ चूना, ठीक है, तो ये आ जाता कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल को नीला कर देता है यानी कि वो एक भस्म है, और भस्म का pH मान 60 से अधिक होगा, तो ये और ये दोनों होगा, इसका मतलब A और D आ जाएगा, ठीक है। 30 है क्वेश्चन नंबर 31 को बताने के लिए आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं किया होगा। मैं समझ सकता हूँ इस बात को, मैंने सारे यूट्यूब की वीडियो देखी है तब जाके बनाया है। इसे मैं वीडियो को बहुत कम बनाता हूँ बच्चा पार्टी अनअकैडमी के कारण। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा है एल्काइन में कार्बन, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है? देखो यहाँ पे इस वीडियो को यहाँ पे देख लो, इसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछेगा ना आप इसको कंप्लीट कर दोगे। देखो 3 चीज़ होता है, अगर किसी वर्ड के नाम में ANE लगा होगा तो उसमें सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। किसी नाम के अंत में ENE लगा होगा तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। किसी नाम के अंत में YNE लगा होगा, YNE, तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आपको पूछ लेता हूँ, मैं यहाँ से आपको पूछ लेता हूँ, अगर मैं लिखूँगा PENTYNE पेंटाइन, पेंटाइन, YNE लगा है तो आप कहोगे कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल। YNE मैंने बोला ना YNE रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है? एल्काइन, एल्काइन इंग्लिश वाला वर्ड देखना, यहाँ पे क्या लिखा है? एल्काइन, YNE, यानी इसमें कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड। देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं PENTENE, इसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा? कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। हालांकि ये हमेशा आपको इसी टाइप से नहीं पूछेगा, आपको ये भी देगा कि C2H2, इसमें कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, तो ये अभी मैं बताऊंगा तो ये ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला से भी आप बता सकते हो इसमें कौन कितना बॉन्ड होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड का होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का
सूत्र बताना है। तो C12H22O6, और अगर शुगर का पूछता चीनी का तो C6H12O6 ग्लूकोज का, C12H22O11 शुगर का, चीनी का। ठीक है, यहाँ पे साबुन और अपवारचक में पढ़ा होगा आपने कि उच्च वसीय सोडियम लवण को हम लोग साबुन कहते हैं, तो इसका आंसर साबुन आ जाएगा। उच्च वसीय सोडियम लवण को क्या बोलते हैं हम लोग? साबुन बोलते हैं। नेक्स्ट CHO, ठीक है, तो ये क्या है? क्रियाशीलक समूह है। OH को जैसे अल्कोहल बोलते हैं तो CHO को हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहा है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, पता है मुझे आप सभी लोगों को क्या किया होगा, इसका आंसर बता दिया होगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, आवर्त सारणी में एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है। ठीक है, एक ऐसा होता है। देखो नीचे वाला जो होता है ना, ये इसको इस वाले लाइन जिसको बोलते हैं, और एक ऐसे लाइन होता है। ठीक है, तो ये वाले लाइन ना हमें ग्रुप ये हमें सेल की ऑर्बिट बताता है, ये हमें कितना ऑर्बिट का है। ठीक है, हालांकि अनअकैडमी पे सारे जो बच्चे, मुझे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो अनअकैडमी पे भी आते हैं, उनको पता होगा। तो ये नीचे से जाएंगे ना तो ऑर्बिट बढ़ेगी। यहाँ 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, ठीक है, यहाँ से 4 ऑर्बिट। तो यहाँ ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, और इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पर परमाणु का आकार घटता है। इसका आंसर कैसे करोगे? देखो इसके लिए मैं बता देता हूँ। देखना आप, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम एक ही ग्रुप में मिलेगा आपको। ठीक है, तीसरे ग्रुप के ये मिलेगा पहले में, ये दूसरे में, ये तीसरे में। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं समझा देता हूँ। इसमें भी 3 ऑर्बिट बनेगा, इसमें भी 3 ऑर्बिट बनेगा, और इसमें भी 3 ऑर्बिट बनेगा। ठीक है, इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। देखो इसके पास 11, 12 और 13 है। ठीक है, तो देखो अब आपको पास एक चीज़ है, आपको दबाने के लिए दिया जाए। इसके पास 11 न्यूटन वेट है। ठीक है, 11 kg का आदमी तो थोड़ा कम दबाएगा, 12 kg का तो थोड़ा ज़्यादा दबाएगा, 13 kg का ज़्यादा दबाएगा। यानी ये ज़्यादा दबाएगा तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा? जितना ज़्यादा जोर से दबाओगे तो साइज़ छोटा हो जाएगा। यानी बाएँ से दाएँ जाने पर परमाणु का साइज़ क्या होता है? कम होता है बच्चा पार्टी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये समझना है। हालांकि मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ में ऐसे आई नहीं होगी। ठीक है, जब तक इसका लेक्चर वीडियो नहीं देखोगे। कह रहा है निम्नलिखित में, कह रहा है अधातु के गुण के क्रम अनुसार बढ़ाए। तो आपको पता होगा लिथियम, बेरिलियम, ये क्या है? यानी कह रहा है कि सबसे कम अधातु वाले को, गुण वाले को पहले लिखना है, और जैसे 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 अधातु की गुण बढ़ रही है ना, उसको ज़्यादा लिखना है। ठीक है, लिथियम और बेरिलियम धातु है तो इसको पहले लिख दो। इसके बाद कार्बन है, उसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये अधातु, इसको फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो नहीं हो पाएगा बच्चा। इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में 2 अधातु हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं सिलिकन क्या है? सिलिकन क्या है? तो सिलिकन ये एक उपधातु है। सिलिकन की कहानी मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को। सिलिकन क्या है? उपधातु है। ये हमें कहाँ दिखता है? तो आपने आपका मोबाइल फ़ोन का जो होता है ना, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी होती है ना, वो सिलिकन के बने होते हैं, सिम सिलिकन के बने होते हैं, सोलर प्लेट के पैनल जो होते हैं ना, वो सिलिकन का होता है। वो काम क्या करता है कि जैसे हम मोबाइल फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं ना, तो वो चार्ज होता है। लाइट कट जाती है ना, तो चार्जर वाला लाइट इधर से रिटर्न नहीं होता। यानी वो धातु और अधातु का दोनों गुण का काम करता है। तो यानी कि ये उपधातु है बच्चा पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत धनात्मक मतलब धातु का बारे में बता रहा है कि कौन सा धातु है। ठीक है, तो कार्बन, क्लोरीन और कार्बन, क्लोरीन और फास्फोरस ये क्या है? अधातु है, और सोडियम क्या है? धातु है। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। कार्बन की वैलेंसी कितना होता है? 6 एटॉमिक नंबर, तो 2 और 4, और क्लोरीन का 17, तो 2, 8, 7 लिखोगे। ठीक है, और 15 होता है फास्फोरस का, तो 2, 8, 5। ठीक है, और यहाँ पे 2, 8, 1 लिखोगे। 11 होता है सोडियम का। तो जिसमें 1, 2, 3 होता है ना, वो धनात्मक होता है, और 4, 5, 6, 7, 8 जो होता है ना, वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। आपके लिए मैं आपको समझने के लिए एक चीज़ छोड़ के जाता हूँ कि 2, 8, 2 मैग्नीशियम, ये विद्युत धनात्मक होगा, ऋणात्मक? आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। कह रहा है टिहरी बाढ़ परियोजना कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया बच्चा पार्टी उत्तराखंड में। आप लोग इसका आंसर लगा लेना, ये बनाया गया उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसे डुबा के रखा जाता है केरोसिन में? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम भी आंसर हो सकता है। सोडियम और पोटेशियम को अपमार्जक, यानी अपमार्जक किससे बनाया जाता है? डिटर्जेंट यार, जो हम लोग घर में यूज करते हैं। ठीक है, सर्फ ही समझ लो। ठीक है, सर्फ, तो ये किससे बनाता है? सर्फ एक्सेल, इजी सर्फ, शैम्पू और उपयोग सभी, तो सभी का इसमें यूज होता है बच्चा पार्टी।
अभी मैंने बताया था सौर सेल में किसका यूज होता है, तो सौर सेल में यूज होता है सिलिकॉन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस। इसका सीएनजी का उपयोग जो होता है ना, बाहर में जो गाड़ी होती है वो सीएनजी गैस से चलती है, इससे हम खाना नहीं बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने लास्ट में बताया था किसी कोई भी मेटल रहेगा ना उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना कौन सा भी क्रिया कराएगा, तो ये आ जाएगा ऑक्सीकरण। जैसे शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण था, तो यहाँ का कॉपर में ऑक्सीजन का जुड़ना है, तो ये आ जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित समीकरण में कौन समीकरण संतुलित नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित समीकरण में कौन समीकरण संतुलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, क्लोरीन भी 2, ठीक है, ये संतुलित है। यहाँ पे हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ये भी संतुलित है। इधर करें क्लोरीन 2, पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन कितना 3 दूना 6, तो ऑक्सीजन 6, यानी ये वाला असंतुलित होगा, ठीक है, ये संतुलित नहीं होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 2 4 ही ऑक्सीजन, तो ये असंतुलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है बच्चा पार्टी 7। देखो पीएच वाले एक क्वेश्चन आपको पूछेगा ही, और मैंने आपको पीएच की एक ट्रिक बताई है जिसमें आपको रटना नहीं है, मैं कह रहा हूँ रटना नहीं है। अगर उस वीडियो को देखोगे ना तो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है क्या 7। कह रहा है यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है, तो कार्बन से स्टार्ट होने वाला कोई भी अम्ल दुर्बल अम्ल होता है, तो यहाँ पे ये एक दुर्बल अम्ल है। अगर ये ऑप्शन में नहीं आता तो जो अम्ल हमारे खाना में पाए जाते हैं जिसको हम खा सकते हैं वो सारे दुर्बल अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक प्रबल अम्ल होता है। जैसे लैक्टिक अम्ल हमारे कहाँ पाया जाते हैं, दूध दही में, सेब में माइलिक अम्ल पाया जाता है, तो ये सब दुर्बल अम्ल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करायोलाइट किसका अयस्क है, तो करायोलाइट अयस्क है एल्युमिनियम का है। ऑक्साइड, बॉक्साइड, कोरंडम और करायोलाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। मैग्नीशियम का अयस्क है तांबा का है कॉपर पायरेट और क्यूपराइट तांबा का अयस्क है। लोहा का है फेरस का है मैग्नाइट, हेमेटाइट और सीडेराइट। एल्युमिनियम का है मैग्नीशियम का है डोलोमाइट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये सब इसके अयस्क है। प्लीज़ आप लोग अयस्क याद कर लेना। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होता है, तो इसकी परमाणु संख्या होती है 19, ठीक है। और यहाँ पे है फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है, तो इस वाले अम्ल वाले वीडियो में मैंने बताया है फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है मेथनोइक अम्ल, और ये पाया जाता है चींटी के डंक में, ठीक है, लाल चींटी के डंक में। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या आता है, इथाइल अल्कोहल मीन्स कार्बन 2 और लास्ट में OH होना चाहिए, तो C2H5OH हो जाएगा, ठीक है, C2H5OH, ठीक है। यहाँ पे एल्काइन, देखो यहाँ पे इस वर्ड को आप लोग खुद पहचान लोगे। यहाँ पे क्या लिखा है, एल्काइन YNE है, ठीक है। अब मुझे ये बताना ही होगा कि हम इसमें कैसे इसको एल्काइन एल्किन कैसे पहचानेंगे, ठीक है। देखो लास्ट वीडियो में ये अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि यहाँ पे कोई वर्ड जो होगा ना अगर इसमें ANE से स्टार्ट होगा तो इसमें कार्बन ANE लगा होगा तो कार्बन के सिंगल बॉन्ड, ENE लगा होगा तो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और YNE लगा होगा तो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। अब बता देता हूँ फार्मूला से कैसे पहचानोगे, ठीक है। देखो एक फार्मूला होता है एल्केन का। देखो इस कार्बन वाले चैप्टर को ना हिंदी में पढ़ने की कोशिश मत करना, ठीक है। अगर आप लोग बहुत सारा रिकमेंड करोगे तो एक मैं कार्बनिक चैप्टर का एक छोटा सा वीडियो डाल दूँगा जिसमें ये पहचानने में कभी दिक्कत नहीं होगी। देखो यहाँ पे एक होता है एल्केन, ठीक है, एल्केन ALKANE एल्केन, और एक होता है एल्कीन ALKENE एल्कीन, और ALK इसमें YNE, ठीक है, YNE, ठीक है। यहाँ पे देखो लास्ट में लगा ANE तो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एक होता है कार्बन यहाँ पे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा कितना कलर चेंज कर लो क्या, यहाँ कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और यहाँ आ जाएगा कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। इसका फार्मूला देखो, एल्केन का फार्मूला आता है जितना कार्बन CnH2n और +2, ठीक है, और एक होता है Cn और एक होता है H2n, जितना कार्बन है, और एक फार्मूला होता है Cn, मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूँगा एल्केन क्योंकि समझना जरूरी है। एल्केन इसका फार्मूला होता है CnH2n और +2, ठीक है। एक फार्मूला है तो एल्कीन का लास्ट में ENE लगा दो तो Cn और H2n, ठीक है, और एक फार्मूला होता है YNE, ठीक है, तो ये होता है CnH2n और -2, ठीक है। इस फार्मूला को भी आप लोग भूल जाओगे, तो इसके लिए भी मैंने आपको बता देता हूँ इसको कैसे याद रखना है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इस वर्ड को ध्यान से देखो, इस वर्ड को